हेलो स्टूडेंट्स। तो आज के लेक्चर में हम लोग सेकेंड चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं एनटीएससी सीरीज में। तो फर्स्ट चैप्टर हमने लॉज ऑफ मोशन कंप्लीट कर लिया है। ये सेकेंड चैप्टर है वर्क एंड एनर्जी। इस तरह से हम इस सारे चैप्टर्स को करेंगे। फिजिक्स का कौन कौन सा पार्ट है इसमें? लॉज ऑफ मोशन, वर्क एंड एनर्जी, करंट, इलेक्ट्रिसिटी। फिर इसके बाद फिजिक्स का हम लोग पढ़ने वाले हैं ये आईसीटी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। फिर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, स्टडी ऑफ साउंड। और इसके बाद सबसे लास्ट में यहाँ पे आ जाता है ऑब्जर्विंग स्पेस टेलीस्कोप। ये पढ़ेंगे। तो अभी आज हम सेकेंड चैप्टर करने वाले हैं, वर्क एंड एनर्जी। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। तो इसमें हम लोग कंप्लीट करेंगे ये सब टॉपिक, वर्क, एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी किसे बोलते हैं, फिर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कब अप्लाई कर सकते हैं और कब नहीं कर सकते हैं अप्लाई, और ये लॉ है क्या ये भी पढ़ेंगे, और फ्री फॉल क्या होता है ये देखेंगे हम लोग इसमें। तो यहाँ पे कुछ ऑब्जर्वेशन आपको करना है। ये इसमें यहाँ पे एक दिया हुआ है, एक गर्ल है जो कुछ पढ़ाई कर रही है, यहाँ पे राइटिंग कर रही है। तो इसमें आप बताइए वर्क कर रही है कि नहीं, या एक यहाँ पे ये बॉल को कैच कर रहा है उस समय ये वर्क कर रहा है कि नहीं, या ये टीवी एक देख रही है यहाँ पे, या एक बैग को ये होल्ड किए हुए है और ये मैन ऐसे मूव कर रहा है इस साइड। तो आपको ऑब्जर्व करना है कि वर्क किस केस में कर रहा है। तो ये सारे तो बोलते हैं कि मैं वर्क कर रहा हूँ, ये भी टीवी देखने के साथ ये इसका एनर्जी लॉस हो रहा है, तो ये भी बोल सकते हैं कि मैं वर्क कर रही हूँ, ये भी वर्क कर रही है। लेकिन फिजिक्स में इन सब चीजों को वर्क नहीं बोलते हैं। फिजिक्स में वर्क का डेफिनेशन ये है कि if a force applied on a body displaces that body, then only work is said to be done in physics, right? तो अगर कोई बॉडी पे फोर्स लगा और वो डिस्प्लेस हुआ, अच्छा डिस्प्लेस भी किधर होना चाहिए? जिधर फोर्स लग रहा है उस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए, या उससे कुछ एंगल बनाकर भी डिस्प्लेसमेंट हो सकता है, लेकिन वो एंगल 90 डिग्री नहीं होना चाहिए। देखिए मैं फॉर्मूला ही यहाँ लिख दे रहा हूँ, वर्क इक्वल टू होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट और इनटू कॉस थीटा भी होता है उसके साथ, वेयर थीटा इज एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, राइट? फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में जो एंगल है ये थीटा है। एंगल बिटवीन, आप लिख सकते हैं ये एंगल बिटवीन एफ एंड डी, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। तो इसमें ये यहाँ पे बैठ के पढ़ रही है ये गर्ल, तो इस केस में डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है कुछ, ये एक जगह बैठी हुई है, राइट? तो इसका डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, ये उसी पोजीशन पे है, इसलिए इसका वर्क जीरो है। ये अगर इस बॉल को कैच करेगा ये अपने हैंड में, तो बॉल पे फोर्स लगाएगा और वो थोड़ा डिस्प्लेस इधर करेगा, तो ये वर्क करेगा उस केस में। लेकिन ये बैठ कर टीवी देख रही है, तो इसमें कुछ ये डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है यहाँ पे किसी ऑब्जेक्ट का, तो यहाँ भी वर्क डन नहीं है। इसमें वर्क डन क्यों नहीं है? तो इसमें ये तो फोर्स लगा रहा है इसके ऊपर, लेकिन ये फोर्स लगा रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में, ऐसे होल्ड करने के लिए इसको। लेकिन ये जब वॉक कर रहा होगा तो डिस्प्लेसमेंट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होगा। तो ये दोनों 90 डिग्री पे है और cos 90 का वैल्यू 0 होता है। तो अप्लाइड फोर्स है अपवर्ड डायरेक्शन में, वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन, और डिस्प्लेसमेंट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है, तो दोनों में 90 डिग्री है, इसलिए वर्क डन 0 यहाँ पे हो रहा है, राइट? सारे केसेस में ही वर्क देखिए हो रहे हैं। ये कार मूव कर रहा है तो इसके साथ ये कार भी मूव कर रहा है, तो पीछे जो कार है उस पे सब ये आगे रस्सी टेंशन फोर्स लगाया हुआ टी, और इस फोर्स के साथ ही इसमें डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है, इस कार में, पीछे वाले कार में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तो यहाँ ये बोला जा सकता है कि वर्क इज डन बाय कार ए, राइट? क्योंकि कार ए ने फोर्स लगाया इस कार पे और ये कार मूव भी किया। यहाँ पे एक कार्ड दिया हुआ है और ये गर्ल इसको पुल कर रही है इस तरफ, तो फोर्स अप्लाई किया जा रहा है इसके द्वारा, तो फोर्स अप्लाई कर रही है ये, और ये मूव भी कर रहा है साथ ही साथ। तब मैं बोलूंगा कि वर्क इज डन बाय दिस गर्ल। यहाँ पे ए एक पॉइंट से बी पॉइंट तक एक बॉक्स को ये मूव कर रही है, तो यहाँ पे ये गर्ल कुछ वर्क कर रही है, राइट?
क्योंकि फोर्स भी इसने अप्लाई किया होगा और इसमें डिस्प्लेसमेंट भी हुआ होगा ए टू बी जाने में, तो फोर्स भी होना चाहिए और डिस्प्लेसमेंट भी होना चाहिए तब वर्क। अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों गिवन हो तो वर्क डन मुझे मिलेगा। तो वर्क डन पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो तीनों हो सकता है। तो आइए हम यहाँ एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि कब वर्क डन पॉजिटिव होगा, कब निगेटिव और कब जीरो होगा। तो अगर एक ऑब्जेक्ट है जिस पे फोर्स आपने लगाया और डिस्प्लेसमेंट उसी डायरेक्शन में हो रहा है, जैसे मैं यहाँ एक कार बना दे रहा हूँ, ये कार एक है और इसमें फोर्स अप्लाई किया गया है इस डायरेक्शन में फोर्स, और इसमें डिस्प्लेसमेंट भी ऐसा ही हो गया है इसी डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हुआ है इस कार में ऐसे, और किसी ने पीछे से ऐसे फोर्स लगाया है। तो इस केस में फोर्स भी देखिए राइट साइड में लगा और डिस्प्लेसमेंट भी राइट साइड में हो रहा है, तो यहाँ पे वर्क डन पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव। लेकिन अगर ऐसा कुछ हो जाए कि इफ कार इज already moving with some velocity 10 meter per second and someone tried to stop that car, अगर कोई इसको यहाँ से स्टॉप करने की कोशिश करे, इस कार को ऐसे फोर्स लगा रहा है ऐसे, मतलब दिस अप्लाइंग फोर्स इन लेफ्ट डायरेक्शन बट कार इज नॉट reducing its speed, or car does not stop by the application of this force and still it is moving with some velocity। वो वेलोसिटी रिड्यूस ऑब्वियसली हो सकता है इसका, अगर ये फोर्स लगा रहा है इधर तो इसकी वेलोसिटी रिड्यूस हो सकती है अगर ये कार का ड्राइवर एक्सेलरेटर नहीं लेता है। तो अगर कार का ड्राइवर एक्सेलरेटर ले लेगा तो वो इंक्रीज भी कर जाएगा इसका स्पीड। तो लेकिन अगर हम मान रहे हैं कि एक्सेलरेटर नहीं ले और इसने फोर्स लगा दिया तो कुछ कम जरूर हो जाएगा स्पीड, और वो 10 से 8 मीटर पर सेकेंड स्पीड हो गया मान लीजिए इसका, 8 मीटर पर सेकेंड। लेकिन इसने फोर्स किधर अप्लाई किया था, लेफ्ट में। फोर्स अप्लाइड फोर्स का डायरेक्शन था लेफ्ट, लेकिन कार में डिस्प्लेसमेंट किधर हुआ, डिस्प्लेसमेंट हो गया राइट साइड में। कार में डिस्प्लेसमेंट किधर हो गया, राइट साइड में। तो यहाँ वर्क डन निगेटिव होगा, निगेटिव वर्क डन होगा, राइट। और जीरो वर्क डन कब होता है, तो ये पॉजिटिव वर्क हो गया, निगेटिव, और वर्क डन इक्वल टू जीरो होने का कंडीशन क्या है, या तो फोर्स ही जीरो हो जाए, या हो सकता है फोर्स तो लगे लेकिन डिस्प्लेसमेंट नहीं हो। जैसे आप अपने रूम में वॉल पे फोर्स एक्सर्ट करेंगे तो वॉल में तो डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा। या थर्ड कंडीशन ये हो सकता है कि थीटा 90 डिग्री हो जाए। तो इन तीनों ही केसेस में वर्क डन जीरो होता है। अब थीटा 90 का एग्जांपल एक ले लेते हैं हम लोग कि थीटा 90 कब आएगा। तो यहाँ पे अगर आप एक थ्रेड से अटैच करेंगे किसी मास को, एम मास को, एक स्टोन को आप अटैच किए हुए हैं थ्रेड से ऐसे, और उसको इस सर्कुलर पाथ पे, हॉरिजॉन्टल सर्कुलर पाथ पे मूव करा रहे हैं, तो इसमें टेंशन फोर्स इधर लग रहा होगा टी टुवर्ड्स द सेंटर, और इस ऑब्जेक्ट में डिस्प्लेसमेंट टेंजेंट की तरफ होता है ऐसे। तो टेंजेंट में और इसमें हमेशा टेंशन फोर्स में और इसके वेलोसिटी में हमेशा कितना एंगल है, 90 डिग्री है। तो इसमें वर्क डन, इस केस में भी वर्क डन क्या आएगा, जीरो। तो यहाँ भी वर्क डन इक्वल टू आप लिख सकते हैं जीरो। So I hope you understood when we can say that work is positive, work is negative, or work is equal to zero। बात कर लेते हैं हम लोग। यूनिट दिया हुआ है वर्क, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का प्रोडक्ट है, और थीटा का तो यूनिट होता नहीं है कॉस थीटा का, क्योंकि कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होगा, बेस भी लेंथ ही है, हाइपोटेन्यूज भी लेंथ है, तो कॉस थीटा का यूनिट नहीं आएगा। तो न्यूटन इनटू मीटर, यानी वर्क का यूनिट आएगा न्यूटन मीटर, राइट। वर्क का यूनिट क्या आ गया, न्यूटन मीटर, न्यूटन मीटर, राइट। अब इसके बाद ये न्यूटन मीटर को जूल भी लिखा जाता है, तो न्यूटन मीटर और जूल भी लिख सकते हैं। ऐसा यूनिट ऑफ वर्क इज जूल, तो 1 जूल इज इक्वल टू 1 न्यूटन मीटर। सीजीएस यूनिट में फोर्स को रखा जाएगा, फोर्स के जगह पर टाइम और डिस्प्लेसमेंट के जगह पर सेंटीमीटर। तो 1 डाइन इंटू 1 सेंटीमीटर, यानी 1 डाइन सेंटीमीटर को 1 अर्ग बोलते हैं, राइट। तो ये 1 अर्ग हो गया यूनिट सीजीएस सिस्टम में, और 1 जूल हो गया एसआई सिस्टम में, राइट। अब इन दोनों में कन्वर्जन कैसे करेंगे, 1 जूल में कितना अर्ग होगा, तो 1 न्यूटन में 10 टू द पावर 5 डाइन होता है,
और 1 मीटर में 10⁻² सेंटीमीटर होता है, तो 1 जूल इक्वल टू 10⁻7 डाइन सेंटीमीटर होगा। 1 जूल इक्वल टू 10⁻7 डाइन सेंटीमीटर को क्या बोलते हैं? अर्थ। तो 1 जूल में 10⁻7 अर्थ हो गया। ये ऐसा यूनिट ऑफ वर्क एंड सीजीएस यूनिट ऑफ वर्क में रिलेशन। सोल्व एग्जांपल गिवन है बुक में। Praveen has applied a force of 100 Newton on a surface. 100 Newton on a surface. 100 Newton on an object at an angle 60 degree. To the horizontal, the object gets displaced in horizontal direction and 400 joule of work is done. What is the displacement of the object? तो ये किसी ऑब्जेक्ट पे 100 न्यूटन 60 डिग्री पे एक्सर्ट कर रहा है फोर्स। 60 डिग्री पे किसी एक ब्लॉक में बना लेता हूँ, ऐसे ब्लॉक है और इस ब्लॉक को 60 डिग्री एंगल पे पुल करना है, ठीक है। 60 डिग्री एंगल हॉरिजॉन्टल के साथ ये 60 डिग्री एंगल बनाया हुआ और इधर किसी ने फोर्स अप्लाई किया हुआ। कितना फोर्स अप्लाई किया है? 100 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया है और वर्क भी दे दिया है कि वर्क डन यहाँ पे ऑलरेडी गिवन है कि 400 जूल आना चाहिए वर्क डन। तो और अननोन क्या है? अननोन है डिस्प्लेसमेंट, बताना है कितना डिस्प्लेसमेंट होगा। तो फॉर्मूला अगर आप जैसे ही यूज करेंगे, वर्क इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू कॉस थीटा। वर्क की जगह पर 400 गिवन है, फोर्स भी गिवन है 100, डिस्प्लेसमेंट अननोन है और कॉस थीटा कॉस 60 डिग्री दिया हुआ है। तो कॉस 60 डिग्री का हाफ होता है वैल्यू, so you can write 400 equal to 100 into t and cos 60 is half, right? So if you solve it, these two 0 will cancel out and you will get t equal to 4 into 2, 8 meter. So 8 meter is answer of this question, right? term है एनर्जी। तो एनर्जी का डेफिनेशन है कैपेसिटी और एबिलिटी टू डू वर्क। अब यहीं पे मैं एनर्जी और साथ ही साथ पावर भी बता दे रहा हूँ कि एनर्जी और पावर में क्या डिफरेंस है। तो एनर्जी और साथ में यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ पावर। देखिए ये दोनों एक टर्म कंफ्यूजिंग होता है स्टूडेंट्स में। तो एनर्जी एबिलिटी और कैपेसिटी टू डू वर्क बोलते हैं और पावर होता है रेट ऑफ डूइंग वर्क। ये दोनों में डिफरेंस क्या है? रेट ऑफ डूइंग वर्क और ये इसमें तो एक मान लीजिए यहाँ पे ऐसे मैंने स्टेप्स बनाया हुआ है ऐसे, और आपको इस पॉइंट से यहाँ से और इस पॉइंट तक किसी ऑब्जेक्ट को लेकर आना है। एम मास के ऑब्जेक्ट को लेकर आना है, एम मास। अब ये आप हैं, आपको ए मैं बोल देता हूँ ए, और आपके एक फ्रेंड आपके कोई होंगे, इनको मैं बोल रहा हूँ बी, और इनको भी वही उतना ही सेम मास दिया हुआ है लाने के बी, और दोनों को जस्ट यहीं तक लाना है, यहाँ तक, राइट, सेम हाइट तक। अब इसको ये नहीं समझिए कि ये इसके पीछे थोड़ा सा है या आगे है, ऐसे नहीं सोचना है। सेम हाइट तक दोनों को लाना है, मतलब कुल मिला के इसको एक पॉइंट मानना है, यहाँ से और यहाँ तक लाना है, राइट। तो एनर्जी दोनों का सेम लॉस होगा, सेम मास, दोनों को सेम मास लाना है। तो ए को जितना वर्क करना पड़ेगा यहाँ से आने में, और जितना एनर्जी लॉस होगा, बी का भी उतना ही एनर्जी लॉस होगा, क्योंकि दोनों सेम वर्क कर रहे हैं। लेकिन अगर हम ये माने कि टाइम टेकन बाई ए, अगर यहाँ से यहाँ तक ए को मान लीजिए लगा 20 सेकेंड ये काम करने में, और बी को अगर लगा 30 सेकेंड, तो इस केस में एनर्जी तो सेम दोनों का लॉस हुआ, क्योंकि दोनों ने सेम काम किया। लेकिन पावर किसका ज्यादा होगा? जिसने इस काम को जल्दी कर लिया, यानी पावर होता है एनर्जी पर यूनिट टाइम। तो टाइम जिसका होगा कम, उसका पावर ज्यादा होगा। तो ए ने कम टाइम में यही सेम वर्क किया है, इसलिए पावर ऑफ ए का पावर ज्यादा होगा पावर ऑफ बी से। लेकिन दोनों ने सेम काम किया है, तो एनर्जी दोनों का सेम होगा, एनर्जी ऑफ ए इक्वल टू एनर्जी ऑफ बी, या वर्क डन बाई ए इक्वल टू वर्क डन बाई बी। लेकिन दोनों का पावर अलग अलग होगा। समझ में आया एनर्जी और पावर में डिफरेंस? एनर्जी दिया हुआ है यहाँ पे काइनेटिक, और एक दिया हुआ है, लिखा हुआ है काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, इसके अलावा और एक मैकेनिकल एनर्जी होता है। तो काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी को कंबाइनली हम लोग मैकेनिकल एनर्जी बोलते हैं, राइट।
तो पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी को कंबाइनली हम लोग क्या बोलते हैं, मैकेनिकल एनर्जी, राइट। ये दोनों मैकेनिकल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी होता है एनर्जी बाय वर्च्यू ऑफ पोजीशन और कॉन्फ़िगरेशन ऑफ अ सिस्टम। मतलब इसमें कॉन्फ़िगरेशन कैसा है सिस्टम का, ट्रायंगल पे है कि रेक्टेंगल पे है कि हेक्सागन के कॉर्नर पे रखा हुआ है, उसके ओरिएंटेशन पे डिपेंड करेगा कि कैसा पोजीशन है। या स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो स्प्रिंग कंप्रेस्ड है कि एलोंगेटेड है कि नेचुरल लेंथ पे है, उसके अकॉर्डिंग उसका पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन होगा। जबकि काइनेटिक एनर्जी होता है, काइनेटिक एनर्जी एनर्जी बाय वर्च्यू ऑफ मोशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है कि नहीं, उससे डिसाइड होगा उसका काइनेटिक एनर्जी। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है v वेलोसिटी से और उसका मास m है, तो काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² होता है। और वैसे ही पोटेंशियल एनर्जी का भी अलग अलग फॉर्मूला होता है। स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी, अगर आपने स्प्रिंग को x कंप्रेस करके रखा है तो पोटेंशियल एनर्जी हाफ kx² होता है। यहाँ पे x कंप्रेशन है, नेचुरल लेंथ से कितना कंप्रेस करके रखे हैं, और k स्प्रिंग कांस्टेंट है। वैसे ही अगर अर्थ से h हाइट पे किसी ऑब्जेक्ट को रखें तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी mgh mgh होता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, राइट। हाफ mv² में m मास और v वेलोसिटी से m मास मूव करे तो उसका काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² होगा। और अगर रेस्ट में है कोई ऑब्जेक्ट तो उसका काइनेटिक एनर्जी 0 होगा। यहाँ एक कार अगर है, ये रेस्ट में है, then its velocity is 0, so we can say that its kinetic energy is half m0², which is equal to 0. Kinetic energy 0. So I hope you understood what is potential energy and kinetic energy. In this chapter mainly we will talk about only gravitational potential energy, whose formula is mgh, और kinetic energy half mv², और दोनों के सम को ही बोलते हैं मैकेनिकल एनर्जी। एनर्जी का भी ऐसा यूनिट जूल और सीजीएस यूनिट अर्ग होता है, और 1 जूल इक्वल टू होता है 10⁷ अर्ग, सेम रिलेशन, राइट। नेक्स्ट टर्म है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो इसमें ये सिंपल है, सबको याद आता है। एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। एनर्जी का बहुत सारा फॉर्म होता है, जैसे ग्रेविटेशनल एनर्जी, स्प्रिंग एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, विंड एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी, है कि नहीं, बहुत सारा फॉर्म है। सोलर एनर्जी। तो आप कन्वर्ट कर सकते हैं एक एनर्जी को दूसरे एनर्जी में। जैसे जनरेटर एक डिवाइस है, जनरेटर कन्वर्ट करता है मैकेनिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी। वैसे मोटर क्या करता है, इलेक्ट्रिकल से मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। फिर सोलर सेल क्या करता है, सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो इस तरह से आप एक एनर्जी के फॉर्म से दूसरे एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर आप अपने दोनों हाथ का रबिंग करेंगे, ऐसे हाथ को रब करेंगे एक दूसरे के अगेंस्ट, तो मैकेनिकल एनर्जी आपका लॉस हो रहा है, राइट। और मस्कुलर एनर्जी और वो मैकेनिकल एनर्जी है वो लॉस हो रहा है, और ऐसे रबिंग करने से एक हीट प्रोड्यूस होगा आपके हैंड में, तो मैकेनिकल एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है इस तरह से, राइट। तो वन फॉर्म ऑफ एनर्जी से अनदर फॉर्म में आप कन्वर्ट कर सकते हैं। ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। एक और भी होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, लॉ ऑफ या कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, COM, ये होता है। ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी मतलब सारे फॉर्म मिलाकर कंजर्व है, ये तो हमेशा वैलिड है, इसका कोई एक्सेप्शन नहीं है। मतलब आप यू कैन ऑलवेज यूज दिस कॉन्सेप्ट, देयर इज नो एक्सेप्शन और कंडीशन फॉर दिस कंजर्वेशन ऑफ टोटल एनर्जी। दिस इज कंजर्वेशन ऑफ टोटल एनर्जी। लेकिन कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी में कंडीशन होता है, इसमें खाली काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, इन दोनों का सम कंजर्व होता है, कांस्टेंट होता है। लेकिन इसमें क्राइटेरिया है, ये तभी होगा जब खाली कंजर्वेटिव फोर्सेज एक्ट करेंगे, जैसे कि ग्रेविटेशनल फोर्स, स्प्रिंग फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इस टाइप का। नॉन कंजर्वेटिव जिसमें लॉस होता है, जैसे फ्रिक्शन इन्वॉल्व हो गया उसमें,
तो उसमें ये कंजर्व नहीं होगा। तो कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी कब अप्लाई कर पाएंगे आप? जब खाली ओनली कंजर्वेटिव फोर्सेस एक्ट करें किसी ऑब्जेक्ट पे, राइट। तो ग्रेविटेशनल फोर्स अगर एक्ट कर रहा है तो उसमें कंजर्व होगा मैकेनिकल। जैसे किसी हाइट से एम ऑब्जेक्ट को आपने ड्रॉप किया, तो ये जब ग्राउंड की तरफ आएगा ये, तो इसका पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगा क्योंकि हाइट डिक्रीज हो रहा है इसका। तो पक्का काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करने लगेगा, यानी इसकी वेलोसिटी इंक्रीज होने लगेगी जब ये नीचे आएगा, फॉल करेगा। क्योंकि दोनों का सम कांस्टेंट रखना है मुझे, सम को क्या रखना है? कांस्टेंट। तो आप डायरेक्ट आंसर कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे अगर दिया हुआ है कि यहाँ पे इसका एनर्जी 1000 जूल है, 1000, राइट, 1000 जूल है। फिर बोल रहा है कि ये किसी हाइट पे आया, स्मॉल हाइट जब नीचे आया ये, तो इसका पोटेंशियल एनर्जी अब 800 जूल रहा है। तो पक्का इस समय काइनेटिक एनर्जी 200 ही होगा, क्योंकि दोनों का सम वही होना चाहिए, 1000 ही होना चाहिए जो इनिशियल था। तो ये सब कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, मतलब काइनेटिक पोटेंशियल का सम ही कांस्टेंट हो जाता है। इसको बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी मतलब टोटल एनर्जी की ये बात कर रहा है, मतलब हीट के फॉर्म में भी एनर्जी इंक्लूड किया जाएगा। जैसे कि ये मान लेते हैं 1000 जूल यहाँ पे था इसका एनर्जी, जब ये ग्राउंड पे स्ट्राइक करेगा तो आफ्टर स्ट्राइकिंग द ग्राउंड इट्स वेलोसिटी बिकम जीरो एंड पोटेंशियल एनर्जी आल्सो बिकम जीरो, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी mgh है, तो ये अब हाइट पे भी नहीं है और इसकी वेलोसिटी भी नहीं है। तो टोटल तो मैकेनिकल एनर्जी जीरो हो गया। तो एनर्जी कहाँ कंजर्व रहा है? यहाँ 1000 जूल था, यहाँ जीरो हो गया है। तो इस कंडीशन में टोटल एनर्जी कंजर्व करेंगे, खाली मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व नहीं हुआ, क्योंकि इसमें अब फ्रिक्शन फोर्स भी इन्वॉल्व हो गया, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स भी इन्वॉल्व हो गया, बहुत सारे फोर्स यहाँ आ गए। तो इसमें साउंड के फॉर्म में और हीट के फॉर्म में एनर्जी लॉस हो जाता है। तो यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या ये वैलिड रहा कि नहीं रहा? तो कंजर्वेशन ऑफ टोटल एनर्जी यहाँ पे वैलिड है, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी फॉलो नहीं कर रहा है ये, राइट। क्योंकि कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी तभी फॉलो करेगा जब ओनली कंजर्वेटिव फोर्सेस एक्ट करेंगे उसको। तो ये कंजर्वेशन ऑफ टोटल एनर्जी इज ऑलवेज वैलिड, यू कैन अप्लाई इट एनीवेयर, राइट। फ्री फॉल में दिखा रहा है कि कैसे कंजर्व कर रहा है एनर्जी। तो एक हाइट, यहाँ पे किसी हाइट से ए पॉइंट से किसी ऑब्जेक्ट को ड्रॉप किया गया, तो जब एक्स हाइट ये नीचे आ जाएगा तो इसका पोटेंशियल एनर्जी अब कितना हो जाएगा? यहाँ पे जब यहाँ पे था ये ऑब्जेक्ट, तो टोटल हाइट यहाँ से यहाँ तक मान लीजिए ग्राउंड से यहाँ तक हाइट है h, तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी mgh लिखेंगे, राइट, पोटेंशियल एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी यहाँ का जीरो होगा क्योंकि ड्रॉप किया जा रहा है। फिर ये जब बीच वाले किसी पोजीशन पे आएगा तो अभी मान लेते हैं x हाइट फॉल कर गया, ये नीचे फ्री फॉल हो रहा है इसका, तो अंडर ग्रेविटी हो रहा है और ग्रेविटेशनल फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स है, तो फ्री फॉल के केस में ओनली कंजर्वेटिव फोर्स लग रहा है इस पे। तो पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे कितना होगा? तो ग्राउंड से हाइट देखिए कितना है, तो mg, ये x हाइट फॉल किया है तो mg x नहीं लिखेंगे, mg h माइनस x लिखना है पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि ग्राउंड से हाइट देखते हैं mg h में, राइट। और काइनेटिक एनर्जी कितना यहाँ पे होगा? तो h हाइट अगर ये फॉल कर गया है यहाँ, तो काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए आप फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। तो v स्क्वायर अननोन है, u रेस्ट से स्टार्ट किया है इसलिए जीरो, और 2g, और x हाइट फॉल किया है इसलिए x, यहाँ पे x लिखेंगे, h माइनस एक्स नहीं, क्योंकि ये कितना हाइट फॉल किया वो है। तो v स्क्वायर इक्वल टू 2gx आया, तो काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर, यानी हाफ एम और वी स्क्वायर का 2gh आया वैल्यू। अब ये h नहीं है, x है, x हाइट फॉल किया है तो 2gx मैंने लिखा, तो हाफ 2 से 2 कैंसिल हुआ तो mgx आया। तो काइनेटिक एनर्जी देखिए mgx आया, अगर x हाइट फॉल किया तो काइनेटिक एनर्जी mgx आया। अब इन दोनों का सम करेंगे तो वापस ये आ जाएगा, देखिएगा इन दोनों का सम करते हैं इसको, तो mgh माइनस mgx, फिर काइनेटिक एनर्जी प्लस mgx, इसने इसको कैंसिल कर दिया तो देखिए mgh आ गया, और पहले भी पोटेंशियल एनर्जी mgh था, काइनेटिक था ही नहीं, इसलिए टोटल एनर्जी था mgh, और फाइनली भी काइनेटिक और पोटेंशियल दोनों मिलाकर mgh ही आया, mgh। So we can say that mechanical energy is conserved here. Okay. Power
पावर का हम लोग ऑलरेडी डेफिनेशन पढ़ चुके हैं कि पावर क्या होता है। पावर इक्वल टू, फॉर्मूला हमने पढ़ा था, P इक्वल टू एनर्जी अपॉन टाइम, और उसका यूनिट आया था, एनर्जी का यूनिट जूल, एसआई सिस्टम में, और इसका सेकेंड, तो जूल पर सेकेंड पावर होता है। तो 1 जूल अपॉन 1 सेकेंड देखिए लिखा है, 1 जूल अपॉन 1 सेकेंड ही 1 वाट है पावर का एसआई यूनिट। लेकिन इसके अलावा और भी पावर का यूनिट होता है, जैसे इन द इंडिविजुअल सेक्टर ऑफ यूनिट यूज्ड एज मेजर्ड टू पावर इज कॉल्ड हॉर्स पावर। हॉर्स पावर भी एक यूनिट है। 1 हॉर्स पावर कितना होता है, 746 वाट के इक्वल होता है। द यूनिट ऑफ एनर्जी फॉर कमर्शियल यूज इज किलोवाट आवर। किलोवाट आवर किसका यूनिट होना चाहिए, देखिए इसका वाट है, उसमें टाइम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो टाइम को अगर आर में आप रखें तो वाट इंटू आर किसका यूनिट होगा, एनर्जी। और किलो तो एक प्रीफिक्स है जिसका वैल्यू 1000 होता है और कुछ है नहीं किलो, तो के भी लगा देंगे तो वो एनर्जी ही रहेगा। तो किलोवाट आर एनर्जी का यूनिट, देखिए किलोवाट आर इज यूनिट ऑफ एनर्जी। हाउ वी कन्वर्ट किलोवाट आर इन जूल, तो इसको एसआई सिस्टम में कन्वर्ट करेंगे, तो किलो के जगह पर 1000 रख दिए, और वाट तो ऑलरेडी एसआई में है तो एज इट इज रहेगा, और आर के जगह पर सेकेंड रख देंगे, 3600 सेकेंड 1 आवर में। तो ये आ जाता है इतना, इसका जूल में आंसर आ जाता है। तो 1 किलोवाट आर इक्वल टू हो गया, ये कितना जीरो है, 1 2 3 4 5, और यहाँ पॉइंट लगा देंगे तो 3.6 इंटू 10⁶ जूल आ जाएगा। 1 किलोवाट आर इक्वल टू, अब इतने जूल अगर आप इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन कर रहे हैं अपने घर में, इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन अगर आपके घर में इतने जूल का है, तो वो बोला जाता है कि 1 यूनिट आपने कंज्यूम किया इलेक्ट्रिकल एनर्जी को, इसको 1 यूनिट बोलते हैं। 1 यूनिट, 1 यूनिट किसको बोला जाता है, इलेक्ट्रिसिटी वाले बिल में 3.6 इंटू 10⁶ जूल एनर्जी कंजम्पशन को बोला जाता है कि आपने 1 जूल कंज्यूम किया है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। क्लियर। और इलेक्ट्रिक बिल पर यूनिट आता है 6 रुपीज लगभग, तो अपने अगर 20 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम किया है 1 मंथ में, तो आपका इलेक्ट्रिक बिल आएगा 20 इंटू 6, यानी 120 रुपीज इलेक्ट्रिक बिल आ जाएगा। तो इस तरह से आप इलेक्ट्रिक बिल भी कैलकुलेट कर सकते हैं इफ यू नो हाउ मच यूनिट यू हैव कंज्यूम्ड इन अ पर्टिकुलर मंथ। बुक में दिया हुआ है, महाराष्ट्र बोर्ड की बुक, आइए करते हैं। If a 1200 watt electric iron is used daily for 30 minutes, पर डे 30 मिनट यूज हो रहा है, पावर दिया हुआ है, पावर में टाइम मल्टीप्लाई करने पे एनर्जी आ जाता है। तो पूछ रहा है हाउ मच टोटल इलेक्ट्रिसिटी इज कंज्यूम्ड इन मंथ ऑफ अप्रैल। तो अप्रैल कितने दिन का होता है, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, 30 डेज का है। तो 30 डेज में ये पर डे कितना एनर्जी कंज्यूम हो रहा है, देखिए एनर्जी इक्वल टू पावर इंटू टाइम, तो पावर 1200 और टाइम है 30, तो इसका यूनिट ये वाट, और टाइम के लिए मिनट, तो ये वाट मिनट में है, लेकिन वाट मिनट में तो नहीं लिखना है मुझे, मुझे किलो वाट आवर में लिखना है। तो वाट को मैं ऐसे ही रहने दूंगा, और 30 मिनट है उसको आवर में कन्वर्ट करने के लिए 60 से डिवाइड कर देंगे, राइट, और फिर 1000 से एक और डिवाइड करेंगे, किलो लगाना है इसलिए प्रीफिक्स, तो ये किलो वाट बन गया। और देखिए मिनट को मैंने आर में कन्वर्ट कर दिया है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, किलोवाट आर लिख सकता हूँ इसको। तो ये 1230 कैंसिल हो गया ये। फिर 12 से ये कितने टाइम्स जाएगा, 12, और ये 5 टाइम्स ये चला गया 5, राइट। तो अब ये कितना आ गया, 3/5 आया, 3/5, 3/5 kWh। लेकिन ये कौन से मंथ के लिए आया है ये बताइए, ये 1 डे के लिए आया है, क्योंकि एक दिन में इतना कंजम्पशन था। लेकिन मुझे अप्रैल मंथ का पूछा है पूरे, तो 30 डेज होते हैं, तो टोटल एनर्जी कंजम्पशन 30 डेज में 30 इंटू 3/5 kWh लिखना पड़ेगा मुझे। तो ये 5 से ये कैंसिल हो जाएगा 6 टाइम्स, तो 6 इंटू 3 18 kWh आया, यानी 18 किलोवाट आ रहा है। अब ये 18 किलो वाट आवर को ही, kWh को ही यूनिट लिखा जाता है कॉमर्शियल यूज के लिए।
तो आप लिख सकते हैं कि एनर्जी कंजम्पशन, आपका टोटल एनर्जी कंजम्पशन इस मंथ में 18 यूनिट हुआ। अब इस क्वेश्चन में और एक्सटेंड कर सकते थे ऐसा कि अगर पर यूनिट इलेक्ट्रिक बिल, पर यूनिट का इलेक्ट्रिक बिल अगर 2 रुपीज है कहीं पे, पर यूनिट कॉस्ट इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन का है 2 रुपीज, तो 18 यूनिट जो आपने मंथ में खर्च किया है इसका कितना इलेक्ट्रिक बिल आएगा? तो आपका टोटल कॉस्ट आ जाएगा 18 यूनिट, 1 यूनिट का 2 रुपीज था तो 18 यूनिट का 36 रुपीज इलेक्ट्रिक बिल आएगा। तो आप ऐसे कॉस्ट भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन का कितना कॉस्ट आया। तो इस वीडियो को यहीं पे रखेंगे, ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। और भी जितने भी क्वेश्चन है इसमें आप ट्राई कीजिए, एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर दीजिए, सारे क्वेश्चन इजी हैं। ओके, तो इतना ही रखते हैं आज, बाय। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट करेंगे, थर्ड चैप्टर एनटीएससी स्टेज 1 का।